हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का ज्योग्राफी अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। खासकर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट भूगोल है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल के साथ। आज का पहला सवाल रहेगा यहाँ पे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ परिभाषा दिया है और उसके पृथ्वी के परिक्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि पहला कथन दिया है कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे जीवमंडल कहा जाता है, या फिर गैसीय परतें जो पृथ्वी को घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन में है कि पृथ्वी के क्षेत्र अपने सभी रूपों में, जैसे कि जलमंडल पानी से आच्छादित है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है कि जमीन, पानी और हवा के बीच के संकरा क्षेत्र को क्या स्थल मंडल कहा जाता है। बताना यहाँ पे तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बात करें पहला कथन के बारे में। दिया है पृथ्वी का ठोस भाग जिसे जीवमंडल कहा जाता है, बिल्कुल गलत दिख रहा है, क्योंकि पृथ्वी का ठोस भाग को हम लोग जीवमंडल नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं स्थल मंडल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है स्थल मंडल। तो पहला कथन गलत है। सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करें, गैसीय परतें जो पृथ्वी को घेरती हैं वायुमंडल कहलाती हैं, बिल्कुल सही, ये कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर दिया गैस है ना, गैसीय परतें से जो पृथ्वी को घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें कि पृथ्वी का क्षेत्र अपने सभी रूपों में है, बिल्कुल सही है, यानी कि जल मंडल ही तो देखेंगे कि अपने सभी रूप में है ना, तो ये कथन से यहाँ पे सही दिख रहा है। बात करें फोर्थ ऑप्शन के बारे में, जमीन, पानी और हवा के बीच संकरा क्षेत्र को क्या स्थल मंडल कहते हैं? नहीं, जमीन, पानी और हवा के बीच के संकरा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जीवमंडल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जीवमंडल। तो ये भी कथन यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा कथन सही हो गया? 2 और 3, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं व्याख्या में कि पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर लोग रहते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय परतें वायुमंडल है, जहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें पाई जाती हैं। जल पृथ्वी की सतह के एक बहुत बड़े क्षेत्र को आच्छादित करता है और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जलमंडल। जलमंडल में जल अपने सभी रूपों में है, यानी कि बर्फ में है, जल के रूप में है, जल वाष्प के रूप में भी है। जीवमंडल एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ हम एक साथ जमीन, पानी, हवा पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, स्थल मंडल में पृथ्वी की परत की चट्टानें और मिट्टी की परतें शामिल हैं। स्थल मंडल में पृथ्वी की परत की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें शामिल हैं। सेकंड में दिया है कि समुद्री जल का स्तर सभी जगह समान रूप से होता है। थर्ड ऑप्शन में दिया है कि भूमि का ऊंचाई समुद्र के तल से मापी जाती है, जिसे एक रूप में लिया जाता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो बात करें हम लोग यहाँ पे पहला ऑप्शन के बारे में, पहला कथन के बारे में, इस स्थल मंडल में पृथ्वी की परतों की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें शामिल होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थल मंडल में पृथ्वी की परत की चट्टानों को शामिल किया जाता है, साथ ही साथ मिट्टी की पतली परतों को भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये सही है। बात करें हम लोग सेकेंड ऑप्शन के बारे में, सेकेंड कथन के बारे में, समुद्री जल का स्तर सभी जगह समान रूप से होता है। समुद्री जल का स्तर सभी जगह समान रूप से होता है या रहता है। ठीक है, तो ये कथन क्या लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है कि समुद्री जल का जो स्तर होता है सभी जगह क्या होता है? समान रूप से रहता है। ठीक है, कहने मतलब है कि यहाँ पे देखेंगे कि जो लेवल होता है ना, सब जगह क्या होता है? बराबर होता है। ऐसा थोड़ी कि जल इससे कहीं होता है, कहीं डाउन होता है, कहीं उठा हुआ भारत, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये कह रहा है सभी देखेंगे कि ये समुद्री जल का जो स्तर होता है सभी जगह समान रूप से रहता है, तो ये कथन सही दिख रहा है। बात करें थर्ड ऑप्शन के बारे में कि भूमि की ऊंचाई समुद्र के तल से मापी जाती है। भूमि की जो ऊंचाई है वो समुद्र के तल से मापी जाती है, जिसे एक रूप में लिया जाता है। तो ये कथन यहाँ पे गलत दिख रहा है, क्योंकि बोला है भूमि की ऊंचाई जो होता है वो समुद्र के तल से नहीं मापा जाता है। तल से कहने मतलब क्या है? इसे कहने का मतलब है कि कुछ इस तरीके से सब कोई समुद्र वगैरह कुछ है, तो यहाँ पे जो पानी होता है इस तरीके से,
तो हम लोग जो मापते हैं ना, इससे मापते हैं, यहाँ से, इस साइड से मापते हैं ना, कि तल से कहने में तो यहाँ से, इस एरिया से बोल रहा है, ठीक है, इस एरिया से बोल रहा है, तल से, तल यहीं पे होगा ना, ये तल ही है ये, तो तल से मापा जाता है, नहीं, कहाँ से मापा जाता है, इसके सरफेस से मापा जाता है, यहाँ से कितनी हाइट पर है, ठीक है। तो यहाँ पे कथन जो है थर्ड दिख रहा है ना, ये गलत है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ कथन 1 और 2 यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, व्याख्या में थोड़ा सा देख लेते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की परत की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें होती हैं, जिनमें पोषक तत्व होते हैं जो जीवों को बनाए रखते हैं। पृथ्वी की सतह के 2 मुख्य विभाजन हैं। बड़े भूभागों को महाद्वीपों के रूप में जाना जाता है और विशाल जल निकायों को महासागरीय घाट कहा जाता है। समुद्री जल का स्तर हर जगह समान रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर है, ऊपर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में अधिकतम गहराई मरीना ट्रेंच में दर्ज की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन तो दिख रहा है सही, कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र है, जिसकी ऊंचाई देखेंगे कि समुद्र तल से 8,848 मीटर है, ठीक। जबकि अटलांटिक महासागर में अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में दर्ज की गई है, तो ये कथन गलत है। हाँ, ये सही है कि अधिकतम गहराई वाला जो क्षेत्र है वो मरियाना ट्रेंच है, लेकिन ये अटलांटिक महासागर में नहीं है। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा फिर, पहला कथन सिर्फ सही होगा यहाँ पे, तो कथन ए बिल्कुल सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि मरियाना जो ट्रेंच है वो समुद्र कितनी गहराई अधिकतम जो गहराई है उस कितनी है। तो इसकी जो गहराई मापी गई है अधिकतम वो है 11,022 किलोमीटर या मीटर, ठीक है। किलोमीटर पॉसिबल नहीं है ना, ये मीटर में है, ठीक है। 11,022 मीटर, या कह सकते हैं लगभग में 11 किलोमीटर, ठीक है। अब दोनों डेटा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हो दिया है डिटेल्स में, है ना, मरियाना ट्रेंच कितनी दिया हुआ है अधिकतम गहराई। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला कथन में क्या दिया है कि 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा थे। सेकंड दिया है कि जुको तवाई शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। और थर्ड ऑप्शन में दिया है कि बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया था। बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कथन बिल्कुल सही दिख रहा है कि 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो हिलेरी थे और दूसरा व्यक्ति थे तेंजिंग नॉर्गे शेरपा थे, तो ये कथन बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे कि जुको तवाई शिखर पर पहुँचने वाले पहले महिला थी, तो ये भी कथन सही है, ठीक है। बात करें थर्ड ऑप्शन के बारे में कि बछेंद्री पाल जो थी वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। और अगर आपको जानकारी होगा इनके बारे में, बछेंद्री पाल के बारे में, तो बताना है आपको कि ये किस राज्य से बिलोंग करती थी, ठीक है। देखते हैं आप लोग में से कितने स्मार्ट हैं। तो यहाँ पे तीनों कथन सही दिख रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाँ डिटेल्स देख लेते हैं। 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थी, ठीक है, और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो कि भारत के थे, हिमालय पर्वत की एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। 16 मई 1975 को जंको तवई जो कि जापान से थे शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी, जबकि 23 मई 1984 को इस सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, एक तो सबसे पहले 1953 की बात हो रही है, फिर पहली महिला जो थी, है ना, 1975 की बात हो रहा है, और जहाँ भारत के बारे में बात करें तो 1984, ये 3 डेट आपको याद रखना है, 53, 75, 84। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल स्थित है, कहाँ स्थित है, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में या फिर दक्षिण अमेरिका में। तो याद कीजिए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा है। और ये दोनों कहाँ हैं, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है।
ठीक है ना। डिटेल्स भी देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। महाद्वीप सभी तरफ महासागरों और समुद्रों से घिरा है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका से होकर के बहती है। ठीक है, खास करके जो नील नदी है वो आप मिस्र के बारे में सुने होंगे, वहाँ से ये गुजरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब सवाल है यहाँ पे कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जिसके माध्यम से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, मध्य होगा यहाँ पे, जिसके मध्य से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैप अच्छे से देखे होंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। अफ्रीका से देखेंगे मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखा गुजरती हैं, चाहे कर्क रेखा हो, चाहे भूमध्य रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, अफ्रीका। आप मैप पर देख सकते हो, यहाँ पे देखेंगे कि अफ्रीका दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ये वाला एरिया, ये पूरा अफ्रीका है ना। और यहाँ से देखेंगे ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये आपका मकर रेखा। तो तीनों रेखाएं यहाँ से देखेंगे कि भूमध्य मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गई हुई हैं। राइट, अब बात करें यहाँ पे बाकी महाद्वीपों के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका जो है, यहाँ से एक भूमध्य रेखा गई हुई है और एक ये आपका मकर रेखा। ठीक है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर रेखा और विषुवत रेखा पार हुई हैं या क्रॉस हुई हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, बात करें यहाँ पे भारत के बारे में, तो देखेंगे यहाँ से सिर्फ कौन सी रेखा गई है, कर्क रेखा गई हुई है। ठीक है, और यूरोप से देखेंगे कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से इन तीनों में से कोई भी रेखा नहीं गई हुई है, ना तो कर्क रेखा, ना मकर रेखा, ना ही आपका भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना सकते थे। यहाँ से मैप से देखेंगे तो आप खुद भी बहुत सारे सवाल को यहाँ से अराइज कर सकते हैं। ठीक है ना, और बाकी देख लें उत्तरी अमेरिका में, तो सिर्फ एक यहाँ पे से कौन सी रेखा गई हुई है, ये आपका कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा, जबकि दक्षिणी अमेरिका से देखेंगे कि वहाँ से दो रेखाएं गई हुई है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ से, और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है यहाँ पे, तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से ये कर्क रेखा गई हुई है, और वो भी देखिए पूरे मध्य से गया हुआ है, लगभग में मध्य से गई हुई है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। अफ्रीका एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। अब सवाल ये बन सकता है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप का नाम बताएं जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा कोई भी रेखा वहाँ से नहीं गुजरती हैं। तो ये हो जाएगा यूरोप। ठीक है, हाँ, एक सवाल और भी बन सकता है वैसे, यहाँ पे देखेंगे अंटार्कटिका है ना, तो यहाँ से भी कोई रेखा तो नहीं जा रही है ना, लेकिन यहाँ मानव निवास नहीं है। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जा सकता है। ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी मानव निवास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ वैज्ञानिक यहाँ पे शोध करते हैं, यहाँ पे किसी तरह का मानव निवास यहाँ नहीं है। ये ध्यान रखना है इस महाद्वीप में। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी याद रखना है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ में यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आगे सवाल आएगा भी। ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा ये है। तो बताइए ज़रा कि सबसे ज़्यादा मानव का जो निवास है किधर दिखने को मिल रहा है, ऊपर में है उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। तो कौन सा गोलार्ध में आपको ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसी को भी हाफ में कर दें तो देखेंगे सबसे ज़्यादा निवास यहाँ पे है ना, तो कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में। और उस उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पूर्वी गोलार्ध में जनसंख्या जो निवास है सबसे ज़्यादा है ना। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हैं, अगर आपके पास मैप है, मैप को देखिए और खुद से सवाल बनाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका आंसर मिल गया आपको। चलिए आगे देखते हैं, व्याख्या आपने बता ही दिया, अब क्या वहाँ पढ़ना, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, एशिया पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग आच्छादित करता है। एशिया पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग आच्छादित करता है, यानी कि पूरा फैला हुआ है 1/3 में। सेकेंड में दिया है कि यह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। बताइए, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। थर्ड ऑप्शन में है कि पश्चिम में यूराल पर्वत द्वारा एशिया को यूरोप से अलग किया जाता है। अब बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम लोग पहला ऑप्शन के बारे में। ठीक है, पहला क्या दिया है, पहला दिया है कि एशिया पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग आच्छादित करता है। बिल्कुल सही है। 3 भाग में से 1 भाग देखेंगे
कि जो भूमि क्षेत्र है वो कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है। ठीक, सेकेंड में कह रहा है कि यह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह मतलब कौन सा, एशिया के बारे में बोल रहा है। एशिया जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, नहीं पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है। एक तो हमने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध भी देखेंगे कहाँ पे, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे है ना एशिया, ये वाला क्षेत्र। तो एक तो है आपका कहाँ पे है, उत्तर साइड में, तो उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं, इसको बांट देंगे तो या तो कह सकते हैं पूर्वी गोलार्ध में है, या तो उत्तरी में है, या तो पूर्वी में है, या तो कह सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा ना, पश्चिमी गोलार्ध में तो नहीं है। बात करें हम लोग थर्ड ऑप्शन के बारे में कि पश्चिम में यूराल पर्वत द्वारा एशिया को यूरोप से अलग किया जाता है, तो ये भी कथन सही है। देखेंगे कि यूरोप के किनारे में यहाँ पे एक देखने को मिलेगा यूराल पर्वत, ठीक है, जो कि एशिया को और यूरोप को क्या करता है, अलग करता है। आइए मैप पर दिखाते हैं, ये है आपका मैप। ठीक है, इसको थोड़ा सा करते हैं जूम, और जब जूम करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये वाला यूराल पर्वत दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला रेड पॉइंट, यहीं पे है आपका यूराल पर्वत। देखिए ये है यूराल पर्वत, ये एशिया और ये यूरोप, और ये दोनों को अलग कौन कर रहा है, यूराल पर्वत। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, यूराल पर्वत अलग करता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैप को देखिए, जितना देखेंगे उतना क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है ना, दूसरा कथन गलत था, तो पहला तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 1 और 3 यहाँ पे सही है। ठीक है ना, व्याख्या देख लिया जाए। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग में है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, पूर्वी गोलार्ध में, या फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। पश्चिम में यूराल पर्वत द्वारा एशिया को यूरोप से अलग किया जाता है। यूरोप के एशिया के संयुक्त भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। कि यूरोप और एशिया ये दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। और वहीं पे देखेंगे कि जो आपका रूस है ना, ये यूरेशिया का भाग है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो रूस देख रहे हो, यहाँ पे देखेंगे कुछ एशिया में भी आया हुआ है और कुछ इधर यूरोप में भी घुसा हुआ है, तो इसे यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है कि बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला दिया है कि आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप से होकर गुजरता है। और सेकेंड कथन में दिया है कि भूमध्य रेखा लगभग मध्य अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। बताना है उपयुक्त में से कथन में से कौन सा सही है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो आर्कटिक वृत्त है ना, यूरोप से होकर गुजरता है, ये कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है, आर्कटिक वृत्त है ना, तो आर्कटिक वृत्त यहाँ पे देखते हैं, आर्कटिक सर्कल यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला क्षेत्र क्या यूरोप ही तो है, तो यहाँ से ये गुजरा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्कटिक सर्कल, है ना, तो ये आर्कटिक सर्कल से तो गुजरा हुआ है, तो सही है ना ये। ठीक है, तो ये सही है, आर्कटिक सर्कल जो है ये यूरोप से गुजरा है। कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे, तो ये कथन सही है। बाकी बात करें सेकेंड कथन के बारे में कि भूमध्य रेखा लगभग मध्य अफ्रीका के मध्य से गुजरती हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। भूमध्य रेखा देखेंगे कि मध्य अफ्रीका से गुजरती हैं, देखिए है ना, ये भूमध्य रेखा ये वाला है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा अफ्रीका है और यहाँ से इसके मध्य से गुजरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक, दोनों का दोनों सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। डिटेल से देख लीजिएगा, पॉज कीजिए वीडियो को और पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है उत्तरी अमेरिका पनामा के इस्थमस नामक संकीर्ण पट्टों द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। सेकेंड कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका पनामा के इस्थमस नामक संकीर्ण पट्टों द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ये कथन सही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैप पे मेरा उस तरह का था नहीं, सो नहीं कर पाए हम। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको याद रखना है कि इस्थमस नामक संकीर्ण पट्टों के द्वारा दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
और आपको यहाँ पे कथन याद रखना है कि जो उत्तरी अमेरिका है ना, वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, जबकि देखेंगे सेकंड जो ऑप्शन है, दक्षिण अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ये कथन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखेंगे दक्षिण अमेरिका तो पूरी तरह से ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है ना, उत्तरी उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में तो उत्तरी अमेरिका स्थित है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है दक्षिण अमेरिका के बारे में, यहाँ पे होना चाहिए था उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ना कि दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका तो देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादातर उसका जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो पहला कथन सिर्फ सही है यहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल ए। ठीक है, बाकी डिटेल्स देख लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो को थोड़ा देर से पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। सेकेंड कथन है, दक्षिणी ध्रुव लगभग इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। बताना है उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कथन सही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देखेंगे कि ये तो सबसे छोटा महाद्वीप है, साथ ही साथ ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो ये कथन तो सही दिख रहा है। बात करें सेकेंड ऑप्शन के बारे में, तो दक्षिणी ध्रुव लगभग इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है, तो ये कथन गलत है। दक्षिणी ध्रुव ये लगभग इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित नहीं है। हाँ, मकर रेखा देखेंगे तो इस महाद्वीप के लगभग बीच में केंद्र में स्थित है, केंद्र से होकर के पार होती है, तो ये कथन सही हो सकता था। तो दूसरा कथन गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल 1 सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला दिया है, अंटार्कटिका अस्थायी रूप से मोटी परत की चादर से ढका हुआ है, जबकि सेकेंड कह रहा है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन बिल्कुल सही है कि अंटार्कटिका अस्थायी रूप से मोटी परत की चादर से ढका हुआ है, राइट। बात करें यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के बारे में, तो दिया है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, फिलहाल देखेंगे कि यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री जो है वो काम करना थोड़ा बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय अनुसंधान केंद्र जो है अंटार्कटिका में मैत्री दक्षिण गंगोत्री के अलावा एक भारती भी है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं जो कि यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो भारतीय अभी जो तीसरा जो नंबर पे स्थापित किया गया था वो भारतीय है, जबकि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये दोनों पुराना है। ठीक है, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री फिलहाल अभी ये वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सही कथन है वो है सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव लगभग इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह मोटे तौर पर मोटी बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। यहाँ अस्थायी मानव बस्तियाँ नहीं हैं। अंटार्कटिका में कई देशों के अनुसंधान केंद्र हैं, भारत के भी वहाँ अनुसंधान केंद्र हैं। इन्हें मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम दिया गया है, और जो तीसरा है वो है भारती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर। सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला गुजरती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला गुजरती हैं, कहाँ से गुजरती हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, या फिर अफ्रीका या एशिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में देखते होंगे आप लोग, यहाँ पे अमेजन नदी है, और साथ ही साथ सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है यहीं पे है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दक्षिण अमेरिका है, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा अमेजन नदी। ठीक है, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा यहाँ पे ये वाले जो दिख रहे हैं, ये है आपका एंडीज पर्वत, जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है ना, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन यहीं पे है, और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी यहीं पे है, तो ये दक्षिण अमेरिका इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है प्रशांत महासागर आकार में लगभग त्रिकोणीय है। सेकेंड कथन में दिया है कि यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। बताना यहाँ पे उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम लोग पहला कथन के बारे में, तो प्रशांत महासागर आकार में देखेंगे तो ये गोलाकार टाइप का है। ठीक है, लगभग गोल आकार का है। ठीक है, और यहीं पे देखेंगे कि प्रशांत महासागर ये पूरा कह सकते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर भी है। और यहीं पे देखने को मिलता है मरियाना गर्त, जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है ना। और ये भी हम लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से में फैला हुआ है प्रशांत महासागर। तो पहला कथन गलत हो गया, त्रिकोणीय नहीं है। बात करें हम लोग सेकेंड कथन के बारे में कि यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है, तो ये कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में आपका प्रशांत महासागर कौन सा है। देखिए ये प्रशांत महासागर, यहाँ भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो देखिए उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका घिरा हुआ है। साथ में देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका जो एशिया है, एशिया के बगल में भी देखेंगे तो प्रशांत महासागर ही है। ऑस्ट्रेलिया से भी घिरा हुआ है ना ये एरिया। तो कह सकते हैं चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, अफ्रीका तो नहीं, यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये भी प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, आप कहेंगे कि प्रशांत महासागर यहाँ भी है और यहाँ भी, ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तरफ से इसको गोलाकार से तरबूज है तो उसको काट के मान लो सीधा कर देते हैं, तो उसी तरीके से काट के सीधा किया गया है। ये वाला जो पट्टी है और ये वाला जो पट्टी है, दोनों क्या होगा, अगर जैसे जब गोल सर्कल बनाएंगे तो या ग्लोब टाइप का बनाएंगे तो ये दोनों क्या वहाँ पे आ जाएंगे, दोनों एक तरफ आ जाएंगे, मिल जाएंगे दूसरे को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो काट करके इस तरीके से बीच से काट करके फैलाया गया है ना, इसीलिए ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये समझ में आ गया इसका सही आंसर क्या है ना। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा महासागर, सवाल है कौन सा महासागर एस आकार का है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? याद रखिएगा यहाँ पे अटलांटिक महासागर एस आकार का है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं व्याख्या के रूप में। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, यह एस आकार का है। ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर है। पहले नंबर पर कौन है? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर। यह पश्चिम की ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा पूरब की ओर यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। ठीक है, मैप पर दिखा देते हैं आप लोग को अटलांटिक महासागर कहाँ पे है। ये रहा आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, यहाँ देखिए ये है अटलांटिक महासागर। तो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अफ्रीका और यूरोप से ये घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इन 4 महाद्वीपों से ये अटलांटिक महासागर घिरा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है अटलांटिक महासागर का तट जो है अत्यधिक ऊंचा है, और सेकेंड में दिया है कि यह प्राकृतिक पतन और बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। बताना यहाँ पे उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन जो दिया है अटलांटिक महासागर का तट अत्यधिक ऊंचा है, ये भी सही है। और सेकेंड कथन दिया है कि यह प्राकृतिक पतन और बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। व्याख्या के रूप में देख लेते हैं क्या दिया है। कहता है अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, यह एस आकार का है। यह पश्चिम की ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा पूरब की ओर यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है, जैसा कि हमने भी दिखाया। ठीक है, अटलांटिक महासागर का समुद्र तट अत्यधिक दंतुरित है। यह अनियमित और दंतुरित समुद्री तट प्राकृतिक पतन और बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो ये भी याद रखिएगा कि व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर कौन है, तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, दंतुरित मतलब होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, दांत की तरह। ठीक है, ये दंतुरित होता है, ये ध्यान रखना है। इसका फिगर मेरे पास में भी नहीं होगा,
देखिए ये है दंतुरित रेखा का उदाहरण है ना, देखिए है ना दंतुरित तट रेखा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ना दांत की तरह कुछ हिस्सा, तो इसे बोलते हैं दंतुरित तट रेखा। ठीक है, तो वही चीज़ वहाँ पे आपको बता रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। दंतुरित क्या है, यही लिखा है यहाँ पे कि दंतुरित समुद्र की प्राकृतिक पतन और बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा एकमात्र महासागर किसी देश के नाम पर स्थित है या नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिंद महासागर, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है आर्कटिक महासागर बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा प्रशांत महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। सेकेंड कह रहा है कि दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप से घिरा हुआ है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा है। पहला कथन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला कथन कह रहा है कि आर्कटिक महासागर बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा प्रशांत महासागर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सेकेंड कथन कह रहा है कि दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप से घिरा हुआ है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो उपयुक्त कथनों से कौन सा कथन सही है, तो देखेंगे यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल क्या है सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा व्याख्या में कि दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप से घिरा हुआ है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर आर्कटिक वृत्त के भीतर स्थित है और उत्तरी ध्रुव से घिरे हुए हैं। यह प्रशांत महासागर के साथ बेरिंग जलडमरू मध्य के रूप में उथले पानी के एक संकीर्ण खिंचाव द्वारा जुड़ा हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी तटों से बंधा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है वायुमंडल लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, और सेकंड कह रहा है कि संरचना तापमान और अन्य गुणों के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। बताना है कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कथन तो गलत दिख रहा है, 600 किलोमीटर तक नहीं 1600 किलोमीटर लगभग ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और वायुमंडल को हम लोग जानते हैं 5 परतों में संरचना तापमान और अन्य गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है। कौन कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल में आपको ओजोन देखने को मिल जाता है। इसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है वायुमंडल और उसके बाद फिर बहिर्मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड कथन सही दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका केवल 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स। अगला सवाल है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती हैं। तो पहले बता चुके हैं एशिया और यूरोप को अलग करने वाला कौन सा है, यह है यूराल। ठीक है, यूराल है जो कि ऐसी पर्वत श्रृंखला है ये कि एशिया और यूरोप को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, बाकी एंडीज के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। और हिमालय तो जानते ही होंगे, ये एशिया में महादेश में है। अगला है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, स्थल संधि से, जल संधि से या फिर नहर से। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्थल संधि। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से स्थल संधि के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब स्थल संधि क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा पूरा स्थल है और ये भी स्थल है। ठीक है, और ये पूरा क्या वाटर बॉडी है, यानी कि ये पूरा क्या है महासागर है। अब यहाँ पे क्या है, एक पतला संकीर्ण पट्टी के द्वारा स्थल है यहाँ पे जो कि दोनों को जोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थल संधि। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है जल संधि। जल संधि क्या है, तो कहता है कि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे कि समुद्र और तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, कहने मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए जल संधि के रूप में ये वाला क्या है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे होंगे ये क्या है, यहाँ पे जल संधि के रूप में काम कर रहा है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में कैसे जुड़ा हुआ है, तो जल संधि के रूप में जुड़ा हुआ है।
यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे ये स्थल संधि के रूप में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना कि उत्तर जल संधि क्या होता है और स्थल संधि क्या होता है। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो जब दो संकरा भाग हो, स्थल का एक संकरा भाग हो जो कि दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग स्थल संधि। ठीक है, जल संधि क्या है, तो पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे कि समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सवाल पूछा है आपसे कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है, क्या नाम है बताइए ज़रा कमेंट कीजिए। क्या है, पाक स्टेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे दो महाद्वीप हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक तो ऑस्ट्रेलिया है और एक अंटार्कटिका है। ठीक है, ये दो महाद्वीप ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका उसमें वैसे तो कोई मानव निवास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आर्कटिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा है कौन सा महासागर नहीं है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक महासागर नहीं है, ये एक महाद्वीप है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो याद रखना है उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है। किसको, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे कि मानव का जो निवास है सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में ही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्थल देखने को कहाँ मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये शायद हमने पीछे भी डिस्कस किया था इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है पानी का संकर या संकरा होना चाहिए ना, संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशियों को एक दूसरे से जोड़ता है क्या कहलाता है। अब पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशियों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जल संधि। क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, बिल्कुल सही है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, ये भी कथन सही है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी कथन सही है। पूछा है गलत कौन है, तो गलत कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ। ठीक है, पृथ्वी के जो परिमंडल है उससे संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।